नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको क्लियर करते हैं और साथ के साथ जो है वो हम इन फ्यूचर में उस टॉपिक से किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास रहेगी 270 नंबर की, दैट इज कॉल्ड एनटीजी। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और एक्चुअली एग्जाम में जो है वो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए जो है वो हमने इसको यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट सीरीज के अंदर जो है वो रखा है। जैसा आपको पता है दोस्तों कि टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और साथ के साथ जो है वो न्यू ईयर पे आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया था कि रोज सुबह 7 बजे हम जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो लेके आएंगे। पूरे 365 दिन जो है वो हमारे पास में ये क्लास चलेगी और साथ के साथ जो है वो इसका टाइमिंग में हमारे पास में फिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड 7 AM रहेगा। शुरू में जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ आई थी और डर भी लग रहा था कि इतनी क्लासें और इतनी कंटिन्यूटी से जो हम कैसे दे पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों का टाइम टू टाइम जो है वो सपोर्ट रहा, तो इस कारण जो है वो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और 270 नंबर की क्लासेज है, यानी कि अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 95 क्लासेज जो है वो और रहती है 365 में और ऑलमोस्ट जो है वो हम आगे शिखर तक जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो चलते हैं और क्लास के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं और आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर इन द सेंस कि इसमें से जो है वो किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास में एनटीजी है, नाइट्रोग्लिसरीन है, इसमें से जो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से ये काम करती है नाइट्रोग्लिसरीन, देन नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कौन से रूट से दी जा सकती है। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जो मैंने आपको दोनों अभी बताए हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से जो है वर्क करती है, कौन से रूट से जो है वो दी जाती है। देन अगर मान के चलिए कोई क्लाइंट है, अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे थे कि कोई क्लाइंट है, देन जो है वो उसने कहा है कि मेरे को जब टैबलेट में जीभ के नीचे रख रहा हूँ तो थोड़ा सा जो है वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो जैसा लग रहा है, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा गया है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देने के बाद में जो है वो क्लाइंट को रिलीव नहीं हुआ 5 मिनट तक, देन आप क्या करोगे, रिपीट करोगे कि या फिर जो है वो होल्ड कर दोगे या और क्या करोगे। तो हर एक लाइन से जो है वो इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के सब बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और साथ के साथ जो है वो आगे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी जो है वो चर्चा होगी। अच्छी बात यह है कि टॉपिक जो है वो हमारे पास में बिल्कुल छोटा है, छोटी सी ड्रग्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो जल्दी से फिनिश हो जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसकी हर एक लाइन को जो है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन बताए हैं उन सब से जो है वो हमारे पास में आए हुए हैं। एनटीजी की टेबलेट आपने ओपन कर दी, एनटीजी की टेबलेट आपने ओपन कर दिया, मतलब इसकी जो है हमारे पास में एक छोटी डिब्बी आती है, उसको ओपन कर दिया तो कितने दिनों तक जो है वो आप इसको रख सकते हो। देन कितना टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन रखे रहना है, कितनी टेबलेट आप मैक्सिमम जो है वो दे सकते हो, ठीक है। जैसे किसी को नाइट्रोग्लिसरीन एक टेबलेट से रिलीव नहीं हुआ, 5 मिनट बाद फिर से दे सकते हो, फिर रिलीव नहीं हुआ, देन 5 मिनट बाद फिर से दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो आप नहीं दे सकते। थोड़ा सा बर्निंग सेशन है, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट जो है वो फ्रेश है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन हर एक लाइन से बनते हैं, बस ये चीज है कि ये टॉपिक जो है हमारे पास में छोटा है, जल्दी से जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो इसको हम लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की कि जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको इसके बारे में जो है वो पता होगा कि ये ड्रग्स जो है वो किसके काम में आती है, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक छोटी सी जो है वो आपको स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा दोस्तों कि मूवी वगैरह में कोई भी जो है वो विलन का फादर है या जो अभिनेत्री है, ठीक है, उसका फादर है, वो अगर कोई ऐसी चीज सुन लेता है कि उसके चेस्ट में पेन हो जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, फैक्ट्री में आग लग गई या कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो उसको चेस्ट पेन हो जाता है, यानी कि उसको एंजाइना आ जाता है। अब एंजाइना आने के बाद में उसका रिएक्शन क्या होता है,
कि वो सीधा जो है वो अपने टेबल पे जाएगा या कबर्ड में जाएगा। कबर्ड में जाने के बाद कबर्ड ओपन करेगा, देन वहां से जो है वो एक छोटी सी डिब्बी निकालेगा, उस डिब्बी में से टेबलेट देगा और जीभ के नीचे रखेगा और थोड़ी देर बाद जो है वो रिलैक्स फील करेगा। बहुत सारी मूवी में आपने जो है वो देखा होगा। तो जो ये हमारे पास में प्रोसेस देखी आपने, ठीक है, क्या देखा कि आपने देखा कि एक पर्सन जो है वो उसको चेस्ट पेन हुआ, और चेस्ट पेन दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के जो है वो हार्ट में पेन हुआ। अब उसको हार्ट के अंदर जो है वो पेन हुआ, और हार्ट पेन को बेसिकली हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है और एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, जितनी भी हमारे पास में मैंने डिजीज बताई है इसमें हम एंटीजी लेते हैं। और ये चारों के चारों डिजीज ऑलरेडी जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। हार्ट फेलियर भी करवा रखा है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी करवा रखा है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी करवा रखा है, और एंजाइना पेक्टोरिस भी कर रखा है। कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमारे पास में हार्ट की प्रॉब्लम आई, हार्ट की प्रॉब्लम में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। अब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से सबसे पहले जो है वो पेन अराइज होगा, जिसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब पेन अराइज होगा तो उसके बाद में जो है वो हमारे पास में कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज होती है तो फिर वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बदल जाएगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन फिर लंबे समय तक रहता है, फिर कंडीशन हमारे पास में जो है वो हार्ट फेलियर की आ जाएगी, ठीक है। और एक अलग से आती है हमारे पास में हाइपरटेंशन इमरजेंसी। तो इनमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास में कि ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। अब वो ब्लड सप्लाई हमें इमीडिएटली जो है वो इंक्रीज करनी है। अब इमीडिएटली जो इंक्रीज करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो ब्लड सप्लाई देने वाली कौन सी है दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी है। दो कोरोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट होती है। देन फिर उसके बाद में जो है वो हमारे पास में इसकी ब्रांचेज है, तो हमें उस कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन करवाना है। अब कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन करवाने के लिए हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए कि वो तुरंत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली जो है वो उस कार्य को कर सके। तो कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन सबसे अच्छे तरीके से नाइट्रोग्लिसरीन करवाती है। अब बात आती है कि नाइट्रोग्लिसरीन चलो ठीक है आईवी दे नहीं सकते, ठीक है, हर कोई पर्सन मेडिकल पर्सन नहीं होता है कि वो आईवी दे सके, और वैसे भी आईवी खुद से जो है वो लेना बड़ा टफ होता है। आईएम भी नहीं दे सकता, और अगर आईएम दे भी देगा तो असर नहीं होगा, सबक्यूटेनियस देगा तो भी उसका असर जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो फिर हमारे पास में हम जो है वो उसको सबलिंगुअली देते हैं। हमारे पास में टंग के नीचे बहुत अच्छे तरीके से ब्लड सप्लाई होती है, तो हम जो है वो सबलिंगुअली जो है वो उसके अंदर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पास में वेजोडाइलेशन हो जाए और तुरंत उस चीज से हमें जो है वो रिलीफ मिल सके। तो जो आपने देखा कि चेस्ट में पेन हुआ, चाहे एंजाइना हो, चाहे वो हमारे पास में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, हार्ट फेलियर हो, उसके बाद वो सीधा कबर्ड में रहता है। कबर्ड में जो टेबलेट रहता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है। वो नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद में सीधा वो जीभ के नीचे रखता है, देन उसके बाद तुरंत वो जो है वो एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद में जो है वो मैकेनिज्म करती है और कोरोनरी आर्टरी का जो है वो डायलेशन करवा देती है, और हमें जो है वो उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाता है। तो अब समझ में आ गया कि कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन करवाने का काम कौन करता है, एंटीजी करता है, और एंटीजी ये चीज हो गया। अब फटाफट जो है इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन को शॉर्ट फॉर्म में हम जो है वो एनटीजी के नाम से भी जो है वो लिखते हैं। एनटीजी बिलोंग टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट, ठीक है, ये जो है वो किस ग्रुप से डिनोट करती है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट ग्रुप से जो है वो डिनोट करती है। जैसे कुछ ड्रग्स जो है वो एनाल्जेसिक होती है, कुछ ड्रग्स जो है वो एंटीबायोटिक होती है, कुछ ड्रग्स जो है वो हमारे पास में जो है वो अलग अलग कैटेगरी के थे, एंटी डायबिटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है। तो ये जो है वो हमारे पास में किससे बिलोंग करती है दोस्तों, ऑर्गेनिक नाइट्रेट से जो है वो बिलोंग करती है। एंड इट इज पोटेंट वेजोडाइलेटर यूज्ड टू मेनली टू मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। वही चीज है, ये क्या होती है, इट इज पोटेंट वेजोडाइलेटर, ठीक है। पोटेंट वेजोडाइलेटर का मतलब हो गया बहुत अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली तरीके से जो है वो हमारे पास में वेजोडाइलेशन करवाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हमारे पास में ऑर्गेनिक नाइट्रेट ग्रुप से जो है वो बिलोंग रखने वाली जो है वो ड्रग्स है, और ये जो है वो हमारे पास में एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है, जो कि बेसिकली किसके अंदर यूज आती है, ये आती है मेनली इन मैनेजमेंट ऑफ, किसके मैनेजमेंट में दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के मैनेजमेंट में जो है वो काम में ली जाती है। एंड इट इज कंसिडर्ड ए फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ एक्यूट एंजाइना रिलीफ। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि ये जो है वो हमारे पास में
फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के रूप में जो है वो यूज लेती है। क्लियर है? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है वो हमारे पास में, इसमें हम लेते हैं एक्यूट एंजाइना। तो ये हो गया हमारे पास में इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हम हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से किया गया है, कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है वो इसको रखा गया है। तो दोस्तों अगर हम क्लास की बात करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कौन सी क्लास में आते हैं ये हमारे पास में ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो है वो कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ग्रुप की बात करें, ठीक है, क्लास के अंदर फिर अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। जैसे हमारे पास में क्लास होती है, देन उसके बाद अलग अलग लड़कियों का ग्रुप अलग, लड़कों का अलग। तो उसके बाद जिस तरीके से ग्रुप है, तो ये हमारे पास में एंटी एंजाइनल ड्रग्स या वेजोडाइलेटर के रूप में जो है वो आती है। एंटी एंजाइनल क्यों बोला? क्योंकि ये दोस्तों एंजाइना को रिड्यूस करती है। ठीक है, ये क्या करती है हमारे पास में जो एंजाइना होता है, और ये एंजाइना एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये एंजाइना ही जो है वो हमारे पास में रियल में जो है वो चेस्ट पेन होता है। ठीक है, और ये चेस्ट पेन क्यों होता है? ये चेस्ट पेन होता है हमारे पास में डिक्रीज ऑफ O2 डिक्रीज हो जाएगा। O2 डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो हमारे पास में जो टिश्यू है, हार्ट के जो टिश्यू है, O2 डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ही जो है वो हमारे पास में एंजाइना कहलाता है। तो ये हो गया इसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में ये वर्क करती है। भाई कहां पे जाके जो है वो अटैक करती है, किस तरीके से करती है। जैसे कुछ जो है वो ड्रग्स हमारे पास में नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करती है, कुछ स्मूथ मसल्स पे जाके जो है वेजोडाइलेशन करवाती है, कुछ जो है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे जाके जो है वेजोडाइलेशन करवाती है। तो ये हमारे पास में एंटीजी जो है वो किस तरीके से कार्य करती है, इसको हम ले लेते हैं। तो एंटीजी इज ए कन्वर्टेड टू नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को कन्वर्ट करके ही जो है वो हम किस में लेते हैं दोस्तों, एंटीजी में लेते हैं। एंटीजी जो है वो एंटीजी इज कन्वर्टेड टू द नाइट्रस ऑक्साइड इन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में जो भी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, और इसकी अगर हम लेयर की बात करें तो ये सबसे अंदर वाली लेयर आती है, ये हमारे पास में जो हो बीच वाली लेयर आ जाती है, और ये हमारे पास में सबसे आउटर वाली लेयर आती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है उसकी 3 कैटेगरी के अंदर सबसे जो आउटर वाली लेयर होती है वो हमारे पास में फाइबर टिश्यू की बनी होती है। जो बीच वाली लेयर होती है और सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, और अंदर वाली जो लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, तो जो मेजर पार्ट बनता है हमारे पास में ब्लड वेसल्स का, वो किससे बनता है दोस्तों, स्मूथ मसल से। और जो हमारे पास में वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन होता है वो भी हमारे पास में स्मूथ मसल्स ही करवाती है। स्मूथ मसल्स बीच वाली लेयर बनाती है, सबसे बड़ा पार्ट बनाती है, सबसे मोटा पार्ट बनाती है, और ब्लड वेसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, ठीक है, वेजो डायलेशन एंड वेजो कॉन्ट्रैक्शन का काम जो है वो हमारे पास में स्मूथ मसल्स ही करती है। तो ये जो हमारे पास में एंटीजी है, ये क्या करती है, सीधा सीधा जो है वो स्मूथ मसल्स पे जाके जो है वो अटैक करती है। ठीक है, एंटीजी जो है वो हमारे पास में कन्वर्ट करती है नाइट्रस ऑक्साइड को वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, ये हमारे पास में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इंक्रीज करता है। किसको, साइक्लिक जीएमपी, इसको CGMP के नाम से भी आते हैं, ऐसे भी आपको जो है वो मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जो हमारे पास में नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे पास में साइक्लिक GMP दैट इज कॉल्ड गेनोसिन 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट, इस लेवल को जो है वो इंक्रीज करती है। अब ये जैसे हमारे पास में गेनियोसिन 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट है, जिसको हम GMP के नाम से जानते हैं, ये क्या करवाता है, सीधा स्मूथ मसल्स करवाता है। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा हमारे पास में, CGMP कोजेज रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। ये क्या करवाएगा कि जो हमारे पास में स्मूथ मसल्स है, कौन सी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स है, हर स्मूथ मसल्स को नहीं करवाता, जो वेस्कुलर, देखो वेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारे पास में स्मूथ मसल्स है, इस पे ऊपर अटैक करता है, और वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स है उसको जो है वो रिलैक्स करता है। अब रिलैक्स करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेजो डायलेशन हो जाएगा। अब जो आर्टरी जिसका ल्यूमन हमारे पास में सोचो इतना था, अब उसका ल्यूमन इतना हो चुका है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास में ब्लड की क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड भी जो है वो ज्यादा जाएगा।
एक तो मान के चलिए इतने से पाइप से जो है वो हमारे पास में पानी आ रहा है और एक इतने बड़े पाइप से पानी आ रहा है, तो कौन सी से ज्यादा आएगा? ऑफ कोर्स जो हमारे पास में बड़ा पाइप है उसी से आएगा। तो ये हमारे पास में आपको मोटा मोटी जो है वो तीन चीजें याद रखनी है। क्या? एनटीजी जो है वो हमारे पास में कन्वर्टेड हो जाता है किसके अंदर? नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, स्मूथ मसल्स में जाती है। ठीक, यानी कि जैसे हमने एनटीजी ली, एनटीजी जो है वो सीधा जाके कन्वर्ट हो गया नाइट्रिक एसिड में, स्मूथ मसल्स में जाती है। वो भी कौन सी? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में जाती है। वहां पे एनटीजी कन्वर्टेड टू नाइट्रिक जो है वो ऑक्साइड, अगर हम सिंपली लिखे तो ये हो गया एनटीजी सीधा जो है वो किस में जाएगी दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो किसको इंक्रीज करेगा? ये हमारे पास में इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड CGMP। ये लो CGMP, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक GMP, गुनियोसिन 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट लेवल को जो है वो इंक्रीज करेगा। अब ये हमारे पास में CGMP इंक्रीज हुआ, देन ये सीधा सीधा जो है वो क्या करेगा दोस्तों? रिलैक्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ये लो ऊपर कर देता हूं, रिलैक्स ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स करेगा। और कौन सी स्मूथ मसल्स को दोस्तों? जो हमारे पास में वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उसको करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? वेजो डायलेटर हो जाएगा। ठीक है, वेजो डायलेशन का काम हो जाएगा, और वेजो डायलेशन का काम हो जाएगा तो ये ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास में टिश्यू तक पहुंच जाएगा। और जो हमें एंजाइना हो रहा था, देन हाइपरटेंशन से जो पेन हो रहा था, वो अब जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। देन बात करते हैं इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास में किस तरीके से एनटीजी लेने के बाद जो है वो किस तरीके से जो है वो इफेक्ट करता है उसको हम ले लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास में इफेक्ट। तो देखो वेजोडाइलेशन इसका जो है वो मेन इफेक्ट काम है, और भी चीजें करती है लेकिन मेन जो है वो हमारे पास में क्या करती है? वेजोडाइलेशन करती है। और भी छोटे छोटे कार्य करती है लेकिन फाइनली जो है हमारे पास में मेन कार्य क्या है दोस्तों? इसका वेजोडाइलेशन का है। तो ये हमारे पास में क्या करती है? रिड्यूस वेनस रिटर्न प्रीलोड। ठीक है, अब देखो दो चीजें मैं बार बार बताऊंगा कि ये जो है वो हमारे पास में प्री लोड को तो जो है वो रिड्यूस करती है और आफ्टर लोड को जो है वो इंक्रीज करती है। अब ये प्री लोड और आफ्टर लोड बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, हालांकि मैंने प्री लोड और आफ्टर लोड में हार्ट फेलियर के अंदर बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो डिटेल से अगर जानना है तो आप हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो हार्ट फेलियर की जो टॉपिक है वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन एक मोटा मोटी मैं बताता हूं दोस्तों कि ये हमारे पास में क्या करता है कि हमारे पास में प्री लोड, एक होता है प्री लोड और एक होता है हमारे पास में आफ्टर लोड। प्री लोड होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रेक्शन करता है, कॉन्ट्रेक्शन जस्ट पहले जो है वो हमारे पास में जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं प्री लोड। समझ में आ रहा है? हार्ट जब कॉन्ट्रेक्शन करता है उससे जस्ट पहले वाला, कॉन्ट्रेक्शन जैसे ही शुरू हुआ उससे पहले जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं प्री लोड। दूसरे शब्दों में कहें कि ब्लड के द्वारा हार्ट के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं प्री लोड। आफ्टर लोड क्या होता है? जो हमारे पास में हार्ट है, जो ब्लड अंदर भर गया, वो हार्ट के अंदर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो कितना प्रेशर जो है वो लगाएगा कि उस ब्लड को जो है वो बाहर फेंक दे। ठीक है, कितना प्रेशर जो है वो लगाएगा कि उस ब्लड को जो है वो हमारे पास में बाहर फेंक दे उससे, हार्ट से, इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। ठीक, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। तो ये क्या करता है? रिड्यूस वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न को रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि तो वेजोडाइलेशन करवा चुका। जब ब्लड का वेजोडाइलेशन, जब हमारे पास में वेसल्स का वेजोडाइलेशन हो चुका है, वेसल्स डायलेट हो चुकी है, तो सारा का सारा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है, वो हमारे पास में जो है वो हार्ट के अंदर नहीं जाता है। यानी कि वेनस रिटर्न जो है वो हमारे पास में रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेजोडाइलेशन हो चुका है, वेजोडाइलेशन हो चुका है तो ब्लड जो है बॉडी के अंदर ही रह गया। देन उसके बाद दूसरा कार्य क्या करती है? दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर डायलेशन। ठीक है, आर्टिकुलर डायलेशन में क्या करते हैं? डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है। ठीक, जैसे कि अगर हमारे पास में अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी तो उसमें वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये हमारे पास में जो है वेस्कुलर रेजिस्टेंस को जो है वो डिक्रीज करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। ये तो मेन चीज ही है। ठीक है, ये हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन होता है। अब देखो इसकी वजह से इंप्रूव मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड ज्यादा जाएगा, ब्लड ज्यादा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हार्ट तक पहुंचेगी। ऑल ओवर इसका काम क्या हो गया दोस्तों? ऑल ओवर काम हो गया हमारे पास में डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो हमारे पास में जो कॉन्ट्रेक्शन की कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर दिया। अब काम करेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन की चाहिए, तो ऑलरेडी इसका काम कर दिया कम।
क्यों? सारा का सारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही रोक दिया। तो ब्लड वेसल्स में ही ब्लड रुक गया है तो हार्ट को पंप करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हार्ट को पंप करने में दिक्कत नहीं आएगी तो काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, काम करने में दिक्कत नहीं आएगी तो उसको कम से कम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। दूसरी चीज क्या कही कि जो हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी जो सिकुड़ी हुई थी उसका डायलेशन कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड जो है वो हमारे पास में कहां पहुंचे, हार्ट के अंदर पहुंचे। तो इसने दो कार्य कर दिए ऑल ओवर, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर दिया और कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर दी। इसीलिए एनटीजी जो है वो हार्ट डिजीज में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में फार्माकोकाइनेटिक की। दो चीजें होती है दोस्तों, एक होता है हमारे पास में फार्माकोडायनेमिक, एक होता है हमारे पास में फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक होता है हमारे पास में कि ड्रग्स जो है वो हमारे पास में क्या करना चाह रही है, वो ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी पे जाके क्या करे। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि हमारी बॉडी जो है वो उस ड्रग्स के अगेंस्ट क्या काम कर रही है, इसको हम ले लेते हैं। तो ये क्या करती है, ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि बॉडी जो है वो उस ड्रग्स के अगेंस्ट क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहले रेपिडली एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा एंड स्किन। ये जो हमारे पास में एंटीजी है वो म्यूकोसा और स्किन के द्वारा जो है वो रेपिडली एब्जॉर्ब होती है, फटाफट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब एब्जॉर्ब हो जाएगी कोई चीज तो एक्शन भी उतना ही जल्दी लेगी। ठीक है, देन उसके बाद में फर्स्ट ये जल्दी से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफ स्वॉलोड। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको जो है वो स्वॉलोड कहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में स्वॉलोड इन द सेंस कि ये जो है वो हमारे पास में अगर हम इसको मुंह से लेते हैं, ठीक है, मुंह से इन द सेंस कि जैसे हम लेंगे देन हमारे पास में ये तुरंत एक्शन करना चालू हो जाएगी। उससे भी ज्यादा होता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, अगर हम इसको जो है वो सबलिंगुअली लेंगे। ठीक, तो नॉट इफेक्टिव ओरली एक्सेप्ट सस्टेंट रिलीज फॉर्म। अगर हमारे पास में एनटीजी, ध्यान रखना है ये टेबलेट एनटीजी, ठीक है, एनटीजी जो है वो हमारे पास में एसआर, कोई ड्रग्स के ऊपर आपने एसआर जो है वो देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो है वो एनटीजी एसआर के रूप में, एनटीजी एसआर को ही हम ओरली ले सकते हैं। बहुत बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनटीजी जो है वो अगर किसी ने स्वॉलोड कर दी देन उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताऊं दोस्तों, अगर सिंपली आपने एनटीजी ली है, नाइट्रोग्लिसरीन ली है, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होती है। एक्सेप्ट अगर एनटीजी एसआर ली है तो आप उसको जो है वो ओरली ले सकते हो, वो हमारे पास में स्टोमक में जाएगी, देन उसका डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनटीजी ली है तो आपको सबलिंगुअली ही जो है वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सबलिंगुअली ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आया था हमारे पास में ऑनसेट ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन द रूट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में ये ड्रग्स कितने टाइम पे एक्शन लेती है वो हमारे पास में डिपेंड करता है कि कौन से ड्रग्स से हम इसको ले रहे हैं। तो देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीएचओ की एग्जाम लगी थी, उसमें सीधा सीधा पूछा था कि एनटीजी को ड्रग्स हम जो है वो स्वैलो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या कौन सी एनटीजी को हम जो है वो स्वैलो फॉर्म में ले सकते हैं या ओरली जो है वो हम ले सकते हैं, ताकि स्टोमक के अंदर जो है वो डाइजेशन हो जाए और फिर उसके बाद इफेक्टिव हो। तो एनटीजी एसआर को जो है वो हम ले सकते हैं, बाकी जो है वो हमारे पास में इफेक्टिव नहीं होती है। देन उसके बाद ये एनटीजी वर्क करती है, तो एनटीजी जैसे हमने ली तो कौन से रूट से लोगे कि कितने टाइम में जो है वो इफेक्टिव करेगी। अगर हम जो है वो सबलिंगुअली लेते हैं तो कितने टाइम में करेगी, ओरली लेंगे तो कितने टाइम में करेगी, और अगर हम पैचेज के रूप में लेते हैं, ऑइंटमेंट के रूप में, या पैचेज भी आते हैं इसके, ठीक है ना, पैच जैसे डाइक्लोफेनिक जेल के पैचेज आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन होता है तो पैच लगा के रखते हैं, तो पैच के रूप में भी आते हैं, और आईवी के रूप में भी जो है वो हम देते हैं। हर चीज को हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए हर एक लाइन को जो है वो ध्यान से पढ़ना है। अगर हम सबलिंगुअली लेते हैं एनटीजी को, अगर हम सबलिंगुअली लेते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो काम करती है, 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट के अंदर जो है वो कार्य करती है। इससे तेज सिर्फ एक ही रूट होता है, दैट इज कॉल्ड आईवी। ठीक है, एनटीजी सबलिंगुअली जो है उससे भी फास्ट रूट है, दैट इज कॉल्ड आईवी। लेकिन आईवी घर पे रह रहे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर डायल्यूशन फॉर्म में देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में इंसुलिन की तरह इंजेक्शन है कि डायरेक्टली हमने दे दिया। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं, इसलिए सबलिंगुअली हमारे पास में एन केन प्रकारण रूप से जो है वो सबसे अच्छा मेथड बच जाता है। तो अगर इस ड्रग्स को हम सबलिंगुअली रूप में लेते हैं तो ये हमारे पास में 1 से 3 मिनट के अंदर ही जो है वो हमें पेन रिलीफ के रूप में काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड
ओरल सस्टेंटेड रिलीज, ठीक है। ओरल सस्टेंटेड रिलीज इन द सेंस ये हमारे पास में SR वाली जो टेबलेट थी, ठीक है, ओरली जो है वो सस्टेंड रिलीज अगर हम देते हैं तो ये हमारे पास में 20 से 45 मिनट 20 टू 45 मिनट के अंदर जो है वो एक्शन दिखाएगी, यानी कि बहुत ही स्लो है। इतने टाइम तो पेशेंट जो है वो ऊपर भी निकल जाता है, इतना पेन के होगा तो ऑफ कोर्स नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांसडर्मल पैचेज या ऑइंटमेंट के रूप में, ठीक है। ऑइंटमेंट या ट्रांसडर्मल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ऑइंटमेंट के रूप में भी हमारे पास में ये वर्क करती है, लेकिन इसमें भी हमारे पास में 30 टू 60 मिनट जो है वो लग जाते हैं। तो सबसे हमारे पास में बेस्ट रूट जो बच जाता है वो बच जाता है हमारे पास में सबलिंगुअल का, ठीक है। ओरली का हम लेते हैं, ओरली में हमारे पास में पहली बाउंडेशन तो क्या आ गई दोस्तों कि ये हमारे पास में सस्टेन्ड रिलीज होती है। क्या होती है? ओरली सस्टेन्ड रिलीज वाली है, उसी को हम ओरली ले सकते हैं और उसमें हमें टाइम भी जो है वो 20 टू 45 मिनट लगते हैं। एंड ट्रांसडर्मल पैचेज या ऑइंटमेंट के रूप में अगर हम यूज में लेते हैं तो 30 टू 60 मिनट लगते हैं। आईवी इन्फ्यूजन के रूप में देते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बताइए आईवी इन्फ्यूजन में तो हमारे पास में तुरंत जो है वो इमीडिएटली चीजें आती है। तो ऑल ओवर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सब लिंगुअल का ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स होता है और पैचेज का ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास में 24 आवर्स होता है। तो ये हमारे पास में हो गए ड्रग्स का टाइमिंग और ये सारी चीज़। अब बात कर लेते हैं फॉर्म और कौन से रूट में जो है वो हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कि जो हमारे पास में ओरली हम लेंगे तो वो किस फॉर्म में होती है, जो पैचेज के रूप में लगे वो किस तरीके से होती है, कितने टाइम पे लेते हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबलिंगुअल टैबलेट और स्प्रे। आजकल जो है वो स्प्रे भी आने लगे, जिस तरीके से हमारे पास में माउथ फ्रेशनर आता है उस तरीके से जो है हमारे पास में स्प्रे भी आते हैं। और सबलिंगुअल टैबलेट आपको बताइए कि जीभ के नीचे जो है वो रखी जाती है। तो सबलिंगुअल टैबलेट और स्प्रे हम कब काम में लेंगे? उसको हम लेंगे फॉर एक्यूट एंजाइना अटैक। सडनली जो है वो हमारे पास में एंजाइना अटैक आया, उस कंडीशन में हम जो है वो सबलिंगुअल टैबलेट या स्प्रे जो है वो काम में लेंगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में ओरल सस्टेंड रिलीज कैप्सूल, जो है वो हम कब लेते हैं? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंजाइना के रूप में हम काम में लेते हैं, कि इन फ्यूचर में या उसके बचाव के लिए जो है वो हम ओरल सस्टेंटेड रिलीज कैप्सूल काम में लेते हैं, क्योंकि ये लंबे ड्यूरेशन के बाद जो है वो कार्य करते हैं। लगता है कि एंजाइना हो चुका है, दोबारा एंजाइना ना आए, तिबारा एंजाइना ना आए, तो उस प्रोफाइलेक्सिस के रूप में हम जो है वो ओरली एसआर कैप्सूल रूप में जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांसडर्मल पैचेज और ऑइंटमेंट। ट्रांसडर्मल पैचेज आपने देखा होगा कई खिलाड़ी जो है वो पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनिक पैचेज जो है वो लगा के रखते हैं। कुछ जो है वो हमारे पास में ड्रग्स भी आती है पैचेज के रूप में या फिर ऑइंटमेंट के रूप में हम जो है वो काम में लेते हैं। ये जो है हमारे पास में लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के रूप में काम में आते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 24 आवर्स या 48 आवर्स के रूप में जो है वो हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंट्रावीनस आईवी इन्फ्यूजन। इंट्रावेनस आईवी इन्फ्यूजन जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और एक्यूट हार्ट फेलियर के रूप में जो है वो कंटिन्यूस चलाते हैं। ये हमारे पास में लो डोज में कितने माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से चलाते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गया, हार्ट फेलियर की कंडीशन में कंटिन्यूस जो है वो चलाया जाता है। तो कौन सा जो है वो हमारे पास में एंटीजी किस कंडीशन में जो है वो हम यूज में लेते हैं, उस चीज को हमने डिस्कस किया। तो सबलिंगुअल टैबलेट और स्प्रे कब देते हैं? जब एक्यूट अटैक हुआ है, सडनली किसी को अटैक हुआ है, सडनली जो है वो चेस्ट पेन हुआ है, ठीक है, हार्ट की वजह से, तो उसमें हम देते हैं। देन ओरली सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल कब देते हैं? प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजाइना के रूप में देते हैं। देन ट्रांसडर्मल पैचेज और ऑइंटमेंट कब लेते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के रूप में। और आईवी इन्फ्यूजन जो है वो कब दिया जाता है? अगर कोई क्लाइंट हार्ट फेलियर की कंडीशन में है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन में है या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन में है तो हम देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिकेशन। हालांकि इंडिकेशन जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो एंटीजी देते हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। कौन कौन सी थी? एंजाइना पेक्टोरिस में हम देते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देते हैं, हार्ट फेलियर में देते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं। ये ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। फटाफट जो है उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, उसमें हम सबलिंगुअली एंटीजी देते हैं। ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड में जो है वो डिस्कस किया था। एंड प्रोफाइलेक्सिस बिफोर एक्सट्रेशन, ठीक है।
यानी कि आगे जो है वो एंजाइना वो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में देते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रूप में। ठीक है, जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है तो पेन रिलीफ एंड रिडक्शन ऑफ कार्डियक वर्कलोड, कार्डियक वर्कलोड पे जो है वो या हार्ट के ऊपर जो है वर्कलोड कम हो और पेन के रूप में जो है वो हम एंटीजी देते हैं मायोकार्डियल में। नेक्स्ट आता है हार्ट फेलियर, दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम एंटीजी देते हैं। क्यों? ये क्या करता है हमारे पास में, रिड्यूस प्रीलोड एंड पल्मोनरी कंजेशन। ये हमारे पास में प्रीलोड को जो है वो रिड्यूस करता है। प्रीलोड क्या था, हर ब्लड जो है हमारे पास में प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो सारी चीजें, तो प्रीलोड को जो है वो रिड्यूस करता है और जो पल्मोनरी कंजेशन है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के रूप में हम एंटीजी देते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम आईवी एंटीजी जो है वो यूज में लेते हैं ताकि जो है वो बीपी को कम किया जा सके। अगर किसी को लंबे समय तक, लंबे ड्यूरेशन तक जो है हमारे पास में बीपी की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, लेसिक्स देके या एम्लोडिपिन देके इस तरीके से हम उसका बीपी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक बीपी ज़्यादा रहता है तो फिर हम आईवी एंटीजी जो है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी होती है तो उसमें हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए भी हम जो है वो दोस्तों एंटीजी जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। भाई चलो ठीक है, हमने सारे फायदे बता दिए कि इस कंडीशन में हम जो है वो एंटीजी देते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है जिसके अंदर हम जो है वो एंटीजी यूज नहीं लेते हैं। कौन सा? सबसे पहले हाइपोटेंशन। ऑलरेडी आपको पता ही है कि एंटीजी जो है वो हमारे पास में बीपी को जो है वो कम करती है। जब हमारे पास में बहुत ज्यादा बीपी होता है तो उसमें हम एंटीजी लेते हैं। चलो वेजोडाइलेटर के रूप में तो हमारे पास में ये एंटीजी काम आती ही आती है, लेकिन साथ के साथ जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए भी एंटीजी काम में आती है। अब ये बेसिकली हमारे पास में क्या करती है दोस्तों, हाइपोटेंशन करवाती है। अगर किसी क्लाइंट को पहले से ही हाइपोटेंशन है तो उस कंडीशन में हम कभी भी एंटीजी नहीं देते हैं। मींस ब्लड प्रेशर अगर हमारे पास में 90/60 mmHg से कम है तो हम नहीं देते। नेक्स्ट आता हमारे पास में सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया इन द सेंस कि अगर किसी क्लाइंट को जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एंटीजी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास में राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर किसी को आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो एंटीजी नहीं देते हैं। जस्ट लाइक हेड इंजरी, हैमरेज, इस कंडीशन में हमारे पास में आईसीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में हम एंटीजी नहीं देते हैं। ऑलरेडी मैंने जब हाइपरटेंसिव की क्लासेज ली थी और इंट्राक्रेनियल प्रेशर की क्लास ली थी तो उसमें भी बताया था कि इसमें जो है वो हम एंटीजी नहीं देते हैं। एंड पेशेंट ऑन फोस्फेट्राइज 5 इनिबिटर, ठीक है, जो क्लाइंट फोस्फोडाइज ट्राइज 5 इनिबिटर यूज ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यानी कि कुछ क्लाइंट जो है वो सेडेनाफिल यूज ले रहे हैं या वियाग्रा यूज ले रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो एंटीजी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर सीवियर जो है वो हाइपोटेंशन कोज करवाता है। ठीक है, ये ड्रग्स भी जो है वो हाइपोटेंशन करवाती है एक्चुअली बाद में बढ़ के, एंड देन उसके बाद में ये हमारे पास में एंटीजी जो है वो भी हाइपोटेंशन करवाएगी, तो इसकी वजह से सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा। लास्ट आ जाता है सीवियर हाइपोवोलेमिया। ऑफ कोर्स हाइपोटेंशन जस्ट लाइक हाइपोवोलेमिया, तो सीवियर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में भी हम जो है वो एंटीजी नहीं देते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन में हम एंटीजी नहीं देते? हाइपोटेंशन के, ठीक है, एंड सीवियर हाइपोवोलेमिया एक ही बात है। सीवियर एनीमिया में हम नहीं देते हैं, इंक्रीज आईसीपी में हम नहीं देते हैं, और जो क्लाइंट जो है वो फोस्फेटेट ट्राइज 5 इनिबिटर काम में लेते हैं जैसे वियाग्रा, सेडेनाफिल, ये ड्रग्स काम में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो एंटीजी नहीं देते। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये कुछ टर्म्स है जिसके अंदर हम एंटीजी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडवर्स इफेक्ट। भाई एंटीजी हम ले रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला और मेन एडवर्स इफेक्ट रहता है हेडेक। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एंटीजी का जो है वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या होता है, तो हेडेक होता है। ये बेसिकली कॉमन होता है ड्यू टू सेरिब्रल वेजोडाइलेशन, ठीक है, यानी कि वेजोडाइलेशन की वजह से जो है वो हमारे पास में हेडेक होता है। देन फ्लशिंग, डिजीनेस एंड सिंकोप, क्लाइंट जो हो बिल्कुल बेहोशी टाइप से जो है वो हो जाता है। देन पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन इन द सेंस कि क्लाइंट लेटा हुआ है, सीधा ही जो है वो स्टैंडिंग कंडीशन में आएगा तो सडनली जो है वो बीपी फॉल होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी क्लाइंट जो है वो लेटा हुआ है, देन सीधा जो है वो स्टैंडिंग कंडीशन में आएगा,
स्टैंडिंग कंडीशन में आते ही क्या होता है कि बीपी जो है वो हमारे पास में फॉल होता है, बीपी सडनली जो है हमारे पास में डिक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया में भी हम जो है वो नहीं देते हैं। एंड मिथेलोग्लोबिमिया, ये रेयर कंडीशन है, इसमें भी हम जो है वो दोस्तों यानी कि बीपी हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज होता है, उस कंडीशन में हमारे पास में जो है वो एडवर्स इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज रिड्यूस इफेक्ट। ठीक है, लंबे समय तक आप जो है वो अगर एंटीजी यूज ले रहे हो तो फिर टॉलरेंस कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को एंजाइना हुआ, एंजाइना होने के बाद तुरंत उसने एंटीजी ली, एंटीजी लेने के बाद जो है वो पेन से रिलीफ मिल गया, लेकिन दोबारा अगर कभी एंजाइना होगा तो फिर एक टेबलेट से जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, ये होता है टॉलरेंस कैपेसिटी। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट थे जो कि हमें एंटीजी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्रग इंट्रैक्शन। कौन कौन सी ड्रग्स के साथ जो है वो इंट्रैक्शन करती है, तो ऑलरेडी एक ड्रग्स तो हमने देख ली है, कौन कौन सी, वियाग्रा वगैरह है, सेडेनाफिल है, ये जो हमारे पास में इनके साथ जो है वो इंट्रैक्शन करती है। ये हमारे पास में इंट्रैक्शन करने के बाद सीवियर जो है वो हाइपोटेंशन करवाती है, क्लाइंट शोक की कंडीशन में भी जा सकता है, क्लाइंट एक्सपायर भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड PDE5 इनहिबिटर। ठीक है, PDE5 इनहिबिटर हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड फोस्फेडाइट्रेज 5 इनहिबिटर, उसमें हम जो है वो नहीं देते हैं। जैसे कोई क्लाइंट सेडेनाफिल यूज ले रहा है, देन टेलेडाफिल यूज ले रहा है, वेरडाफिल यूज ले रहा है, ये क्या करती है, डेंजरस हाइपोटेंशन करवाती है, शोक की कंडीशन है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्लाइंट जो है वो डेथ की कंडीशन में भी जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो क्लाइंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का बेसिकली क्या काम होता है, ये हमारे पास में बीपी को जो है वो डिक्रीज करते हैं, और एंटीजी जो है वो हमारे पास में क्या करिए, वो भी हमारे पास में बीपी को डिक्रीज करिए, तो उस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों नहीं देते हैं, यानी कि अडेप्टिव बीपी लोअरिंग इफेक्ट। और जो बंदे अल्कोहल का यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में भी जो है वो हमें एंटीजी नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में हाइपोटेंशन को जो है वो एनहेंस करते हैं, उसको जो है वो बढ़ावा देते हैं। कुल मिला के आपको मोटा मोटी जो चीज याद रखनी है दोस्तों वो यही है कि जहां कहीं पे भी हाइपोवोलेमिया आ गया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई, या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन में हम जो है वो कभी भी एंटीजी नहीं देते हैं, क्योंकि एंटीजी तो खुद जो है वो वही काम कर रहा है। अगर ये पहले से ही प्रेजेंट है तो और ज्यादा हो जाएगा, फिर क्लाइंट जो है वो हाइपोटेंशन, शोक एंड डेथ की कंडीशन में जो है वो चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों कि टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो आ जाती है, एंटीजी जो है बहुत ज्यादा जल्दी टॉलरेट हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब हो गया, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं कि दोस्तों जैसे आप और हम हैं, जैसे किसी को जो है वो हेडेक होता है तो एक पैरासीटामोल की टेबलेट वो ले लेता है, 500 mg की ले लेता है, ठीक है, देन 2-4 दिन बाद फिर हुआ, फिर उसने 500 mg ले ली, ऐसे अगर वो 12 महीने 6 महीने चलता रहता है, फिर क्या होता है कि फिर ड्रग टॉलरेंस कैपेसिटी आ जाती है, इन द सेंस कि फिर वो एक टेबलेट में उसको जो है वो कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर उसको 1.5 टेबलेट लेनी पड़ेगी, या फिर जो है उसको 2 टेबलेट लोगे तो फिर काम चलेगा। ठीक है, तो टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है टॉलरेंस डेवलप्ड विथ कंटिन्यूअस यूजेज। कंटिन्यूअस यूज लोगे तो फिर हमारे पास में जो है वो टॉलरेंस आ जाती है, और स्पेशली जो है वो ट्रांसडर्मल पैचेज जो लगाते हैं उसमें आ जाती है। एंड प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग नाइट्रेट फ्री इंटरवल। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बीच में जो है वो ड्यूरेशन रखनी पड़ती है, अदरवाइज फिर टॉलरेंस आ जाएगी, फिर उस ड्रग्स का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब लास्ट में हम ले लेते हैं आज की क्लास का, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी क्लाइंट एंटीजी यूज ले रहा है तो उसमें हमारे पास में क्या क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको हम ले लेते हैं। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ कोर्स जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं, इवन एंटीजी दे रहे हैं, तो हमारे पास में पहली चीज क्या आती है, पहली चीज ये आती है कि उसका बीपी कितना है। क्यों, क्योंकि अगर बीपी कम होगा तो फिर एंटीजी हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, चेक पेशेंट बीपी एंड पल्स, क्लाइंट की जो है वो बीपी और पल्स जो है वो चेक की जाती है। सेकंड आता है हमारे पास में असेस चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को असेस करते हैं कि चेस्ट पेन की ड्यूरेशन कितना है, कब हुआ था, कितनी सीवियरिटी है, उसको असेस करने के बाद ही जो है वो हम एंटीजी
देते हैं, यानी कि चेस्ट असेसमेंट, ऑनसेट कितने समय से, ड्यूरेशन कितना है, सीवीटी कितना है, वो सारी चीजें। लास्ट आ जाता है हमारे पास में बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन में, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू सिट एंड लाई डाउन बिफोर टेकिंग सबलिंगुअल एंटीजी टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइपोटेंशन। जब भी हम एंटीजी दे रहे हैं तो क्लाइंट को कहते हैं कि आप जो है वो लेट जाइए। जब भी हम जो है वो एंटीजी देंगे उससे पहले कि आप जो है वो बैठ जाइए या फिर जो है वो लेट जाइए, क्योंकि एंटीजी देंगे तो फिर हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन होगा तो अगर हाइपोटेंशन चलते हुए हाइपोटेंशन हो गया तो क्लाइंट जो है वो गिर सकता है। तो पहले उस क्लाइंट को या उस पेशेंट को जो है बैठा देते हैं या फिर लेटा देते हैं, फिर जो है वो एंटीजी देते हैं। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंटीजी जब हम देंगे तो पहले हमने क्या किया दोस्तों, पेशेंट का बीपी चेक किया, पल्स चेक किया, देन उसके बाद पेन असेस करते हैं कि उसका ड्यूरेशन कितना है, देन सीवियरिटी कितना है, वो सारी चीजें। और पेशेंट को एंटीजी देने से पहले उसको बैठा देते हैं या फिर सीधा लेटा देते हैं, फिर सबलिंगुअली देते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो हाइपोटेंशन में चला जाता है तो पेशेंट जो है वो चक्कर खा के गिर भी सकता है। नेक्स्ट आता हमारे पास में ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमने एंटीजी जब दिया, ठीक है, तो ड्यूरिंग एंटीजन जो एंटीजी में हमें जो है वो क्लाइंट को क्या बताना होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लेस सबलिंगुअली टैबलेट अंडर द ट्रंक, डू नॉट स्वॉलो, ठीक है, स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और उसमें हमारे पास में एंटीजी, अगर कोई क्लाइंट एंटीजी ले रहा है तो हम उसको स्पेशली बोलते हैं कि आप जो है उसको जीभ के नीचे रखोगे, आप उसको निगलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी टेबलेट हम देते हैं तो सीधा वही बोला जाता है कि टेबलेट ली देन निकल लेते हैं, तो वो चीज नहीं है। इसमें हम जिस तरीके से यहाँ पे इमेज दे रखी है इस तरीके से जो है वो सबलिंगुअली प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजी जो फिर 1 से 3 मिनट के अंदर ही अपना असर दिखा देती है। जो हमारे पास में एंटीजी SRI सस्टेंड रिलीज है वो हमारे पास में जो है वो 20 से 30 मिनट का समय ले लेती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी एंटीजी दे रहे हैं तो सबलिंगुअली देंगे, जीभ के नीचे रखेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसको आपको जो है वो निगलना नहीं है। देन उसके बाद मॉनिटर रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन, चेस्ट पेन को जो है वो रिलीफ को हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि जैसे हमने एंटीजी दी, एंटीजी देने के बाद में जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद में जो है उसको चेस्ट पेन में रिलीव हुआ या नहीं हुआ। देन उसको लगता है कि चेस्ट पेन में कोई रिलीव नहीं है तो 5 मिनट के बाद में, क्यों? क्योंकि इसका असर तो जो है वो दोस्तों 1 से 3 मिनट के अंदर आ जाता है। 5 मिनट के बाद भी अगर पेन में किसी भी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं है, पेन जो है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, देन उसमें हम क्या करते हैं, दोबारा एंटीजी देंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर वेट करेंगे, फिर 5 मिनट तक वेट करेंगे, अगर रिलैक्स हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर तीसरी एंटीजी जो है वो हम देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो हो जाती है, तो उसको हम मैक्सिमम 3 बार तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। एंड चेक बीपी एंड हार्ट रेट फ्रिक्वेंटली, बीपी तो जो है वो चेक करना ही करना है। क्यों? क्योंकि एंटीजी जो है वो हमारे पास में क्या करती है, हाइपोटेंशन करवाती है, तो बीपी कंटिन्यूस चेक करना। और अगर किसी क्लाइंट को आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है तो इन्फ्यूजन पंप यूज में लेना है, मोटरनेटर, वाइटल साइन एंड ईसीजी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हमें मॉनिटर करनी है। इलेक्ट्रोड जो है वो हम प्लेस कर देते हैं, देन उसके बाद जो है वो ईसीजी मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीजी जो है वो दे दी, और एंटीजी देने के बाद में जो है वो पेशेंट को मान लो रिलीफ हुआ या जो भी चीजें हुई, उसके बाद में हमारे पास में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हम ले लेते हैं। तो उसमें हमारे पास में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एडवाइस पेशेंट अबाउट हेडेक डिजीनेस एज ए कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर उसको मान लो रिलीफ मिल गया, देन उसको एंटीजी हम दे देते हैं आगे इन फ्यूचर के लिए, तो उसको कहेगा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है वो हेडेक डिजीनेस जो है वो इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो अगर किसी क्लाइंट को हेडेक वगैरह होता है तो वो हमारे पास में नॉर्मल साइड इफेक्ट है, उसमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड अल्कोहल एंड पीडी इनहिबिटर, अल्कोहल और पीडी इनहिबिटर जैसे वियाग्रा वगैरह जो है वो नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करने के बाद जो है वो बीपी को डिक्रीज करेगा, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन जो है वो लेके आता है, इसीलिए। नेक्स्ट आता है एजुकेट अबाउट प्रॉपर स्टोरेज, इसका जो है वो प्रॉपर स्टोरेज रखना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ध्यान रखना। एंटीजी को जो है वो प्रॉपर स्टोरेज कैसे, एंटीजी टेबलेट आर अनस्टेबल, स्टोर्ड इन डार्क
एयर टाइट ग्लास कंटेनर, ठीक है, डार्क प्लेस में रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रखना है। और कंटेनर ओपन होने के बाद आपको पता है 28 डेज तक जो है हम उसको रखते हैं, बाकी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, स्टोर इन डार्क प्लेस पे रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रखना है, खुले कंटेनर में नहीं रखना है। लास्ट आ जाता है टीच पेशेंट अबाउट नाइट्रेट फ्री इंटरवल ऑन पैचेज और ऑइंटमेंट, ठीक है, उसको नाइट्रेट फ्री इंटरवल के बारे में भी बताओगे। अगर कोई क्लाइंट एंटीजी पेचेज ले रहा है या ऑइंटमेंट के रूप में एंटीजी ले रहा है तो उसको नाइट्रेट फ्री इंटरवल के बारे में बताएंगे। नाइट्रेट फ्री इंटरवल क्या है कि आपको लगाने के बाद जो है वो कुछ समय के लिए उसको हटाना है, देन उसके बाद लगाना है। जैसे आपने 4 घंटे या 8 घंटे लगा दिया तो कम से कम 8 घंटे जो है वो उसको हटा के रखना है, अदरवाइज आपकी डिपेंडेंसी या ड्रग टॉलरेंस की कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हमने सारी चीजें देखी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा, ड्यूरिंग भी देखा एंड आफ्टर भी देखा। बिफोर में हम वाइटल वाइज साइन वगैरह हम चेक करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद ड्यूरिंग में जो है वो सब लिंगुअली ही लिया जाता है, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, बीपी कंटिन्यूसली चेक करेंगे, ये सारी चीजें। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उसको बताएंगे कि नॉर्मल हेडेक जो है वो नॉर्मल दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देन प्रॉपर स्टोरेज के बारे में बताएंगे और नाइट्रेट फ्री इंटरवल के बारे में उसको बताएंगे। फटाफट जो है वो हम इसकी समरी टेबल ले लेते हैं, देन उसकी समरी करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो समरी टेबल के रूप में हमारे पास में आ जाता है, आज की क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। ड्रग क्लास की अगर बात करें तो दोस्तों ड्रग हमारे पास में जो ग्रुप है वो ऑर्गेनिक नाइट्रेट वाला है, और ये क्लास की बात करें तो ये हमारे पास में वेजोडाइलेटर के रूप में जो है वो वर्क करता है। इसको एंटी एंजाइनल ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है, इस कैटेगरी में भी जो है वो रखते हैं। मेन एक्शन जो है वो इसका क्या है दोस्तों, आपको बताइए। ये जो है हमारे पास में वेनोडाइलेशन करवाता है, प्रीलोड को डिक्रीज करता है, आफ्टर लोड को इंक्रीज करता है एंड कोरोनरी ब्लड प्रीलोड एंड आफ्टर लोड को जो है हमारे पास में डिक्रीज करता है और कोरोनरी फ्लो को जो है वो हमारे पास में इंक्रीज करता है। भाई हमारे पास में हार्ट की जो है वो प्रेशर को रिड्यूस करता है, ठीक है, हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करता है। तो ये प्रीलोड और आफ्टर लोड को रिड्यूस करता है, कोरोनरी फ्लो को जो है वो हमारे पास में बढ़ाता है। कोरोनरी आर्टरी का, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ता है, बाकी का तो सब जो है वो रिलैक्सेशन करवाता है, जिससे ब्लड जो है वो रुक जाता है। बाकी ब्लड वेसल्स में ब्लड रुक जाता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। रूट की बात करें तो ये सबलिंगुअल भी होता है, ओरल भी होता है, ट्रांसडर्मल पैचेज के रूप में भी होता है, आईवी के रूप में भी दिया जाता है। सब के रूप में कब कैसे क्या दिया जाता है, कितने टाइम ड्यूरेशन पे जो है वो हमारे पास में एक्शन होता है, कौन सी कंडीशन में कौन सी चीज दी जाती है, वो सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जैसे सब लिंगुअल हम कब देते हैं, जब एक्यूट एंजाइनल अटैक होता है। ओरली हम कब देते हैं दोस्तों, और ये हमारे पास में सब लिंगुअल 1 से 3 मिनट में वर्क करता है। ओरल हम कब देते हैं, हम प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंजाइना के रूप में हम देते हैं, और इसमें हमारे पास में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाता है। ट्रांसडर्मल कब देते हैं, हमारे पास में लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम देते हैं। आईवी हम कब देते हैं दोस्तों, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन में देते हैं। यूजेज की अगर हम बात करें तो किस किस में आपको 4 डिजीज याद रखनी है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसमें जो है वो हम एंटीजी देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों हेडेक होता है, फ्लशिंग होता है, हाइपोटेंशन होता है, टेकिकार्डिया होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हाइपोटेंशन होगा तो टेकिकार्डिया होगा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपको एक ही चीज रखनी है कि जिस किसी भी कंडीशन में हमारे पास में बीपी डिक्रीज होता है या बीपी फॉल वाली कंडीशन आती है, उस कंडीशन में हम कभी भी एंटीजी नहीं देते हैं। यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन में हम नहीं देते हैं, एनीमिया की कंडीशन में हम नहीं देते हैं, हेड इंजरी की कंडीशन में हम नहीं देते हैं, एंड पीडीई इनिबिटर की कंडीशन में हम नहीं देते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो नर्सिंग का मेन कंसिडरेशन होता है उसके बीपी के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि मॉनिटर बीपी एंड हार्ट रेट, एंड एजुकेट करते हैं कि इसको यूज किस तरीके से लेना है, ठीक है, कैसे सबलिंगुअली लेना है, इसको निगलना नहीं है, पेचेज में हमें किस तरीके से ड्यूरेशन रखना, वो सारी चीजें, स्टोरेज कैसे रखना है, खुला नहीं रखना है, डार्क जगह पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट की जो है वो कंडीशन में नहीं रखना है, एंड अवॉइड ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन को जो है वो हम अवॉइड करते हैं।
क्लियर है। तो ये हमारे पास में आज की क्लास थी, दैट इज कॉल्ड एनटीजी, जिसके बारे में हमने देखा एनटीजी इज ए फास्ट एक्टिंग एंटी एनाल्जिक वेजोडाइलेटर, रिलीव एंजाइना बाय रिड्यूसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड इंप्रूविंग सप्लाई। बार बार जिक्र कर रहे हैं, एनटीजी जो है वो हमारे पास में फास्ट एक्टिंग है, 1 से 3 मिनट में काम करती है, एंटी एनाल्जिक वेजोडाइलेटर के रूप में काम करती है, जिसको हम जो है वो एंजाइना, एमआई, देन हार्ट फेलियर और हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन में दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन सबलिंगुअली फॉर एक्यूट अटैक, आईवी पैचेज ओरली फॉर प्रोफिलाइसिस एंड इमरजेंसी कंडीशन में हम देते हैं। दो चीजें याद रखनी है, सबलिंगुअली एक्यूट अटैक में देते हैं, आईवी पैचेज जो हम प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देते हैं, सॉरी ओरली और पैचेज हम प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देते हैं, और आईवी जो है वो हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस के रूप में देते हैं। एंड नर्सेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन मॉनिटरिंग, जरूरी है इसमें स्पेशली जो है बीपी की मॉनिटरिंग की जाती है, पेशेंट सेफ्टी, क्लाइंट जो है वो हमारे पास में हाइपोटेंशन की कंडीशन में ना चला जाए, ठीक है। एंड उसको एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से ड्रग्स लेनी है, किस तरीके से ड्रग इंट्रैक्शन को रिड्यूस करना है, कैसे वहां पे इसको स्टोर करना है, कैसे प्लेस करना है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।